नमस्कार, मैं रमेश ठाकुर। जल्द ही डेली 24 भारत पर होगा हाई अलर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका। डेली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। उत्तराखंड में सरकारी भर्ती परीक्षा से पहले एसटीएफ ने एक बड़े पेपर लीक गिरोह का पर्दाफाश कर लिया है। आपको बताएं कि पुलिस ने पेपर लीक के मास्टरमाइंड हाकम सिंह और उसके सहयोगी पंकज गौड़ को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर 6 अभ्यर्थियों से 12 से 15 लाख रुपए लेकर परीक्षा पास कराने का वादा करने का आरोप है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने जानकारी दी कि उन्हें जानकारी मिली थी कि कुछ अभ्यर्थियों से संपर्क कर परीक्षा पास कराने के नाम पर भारी रकम जो है मांगी जा रही है। इस सूचना पर पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त जांच की। जांच के दौरान यह पाया गया कि पंकज गौड़ नामक व्यक्ति ने 6 छात्रों से संपर्क किया और उनसे 12 से 15 लाख रुपए परीक्षा पास कराने का वादा किया। पूछताछ में पंकज गौड़ ने यह खुलासा किया है कि वो पेपर लीक रैकेट के मास्टरमाइंड हाकम सिंह से जुड़ा हुआ है। एसटीएफ ने दोनों को गिरफ्तार कर पटेल नगर थाने में मामला जो है दर्ज करा दिया है। एसटीएफ के पास एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है जिसमें आरोपियों को एक उम्मीदवार से 15 लाख रुपए की मांग करते हुए सुना जा सकता है। वहीं पुलिस ने बताया कि जिस परीक्षा के लिए आरोपियों ने रकम मांगी थी वो रविवार को होनी थी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में सख्त एंटी चीटिंग कानून जो है लागू होने के बाद से ही भर्ती परीक्षाओं के दौरान पुलिस, एसटीएफ और इंटेलिजेंस यूनिट सक्रिय रहती है। आरोपियों को सभी तथ्यों के सत्यापन के बाद ही गिरफ्तार किया गया। वहीं पूरे मामले में गहन जांच की जा रही है ताकि पेपर लीक रैकेट में शामिल अन्य लोगों तक भी पहुंचा जा सके। इस कार्रवाई के बाद अभ्यर्थियों के बीच परीक्षा को लेकर भरोसा अब बढ़ने की उम्मीद है। तो सरकारी भर्ती परीक्षा से पहले एसटीएफ की ये बड़ी कार्रवाई जो है देखने को मिली है जिसमें पेपर लीक रैकेट का बड़ा पर्दाफाश हुआ है और पेपर लीक का जो मास्टरमाइंड था हाकम सिंह उसे गिरफ्तार किया गया है। परीक्षा में पास कराने की एवज में 15 से 20 लाख रुपए जो है वो मांगे जाते थे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ ठाकुर मोहित जुड़ गए। मोहित, जिस तरीके से पेपर लीक का ये जो है बड़ा मास्टरमाइंड पर्दाफाश हुआ है इसका और आरोपी को गिरफ्तार किया गया हाकम सिंह को, क्या जानकारी इस मामले को लेकर मिल रही है? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो है कई छात्रों से 15 से 20 लाख रुपए जो है वसूले जा रहे थे पास कराने को लेकर। ये गिरफ्तारी जो है एक ऐसे समय पे हुई है जब यूके SSC की परीक्षा जारी है अभी और उसको लेकर के पुलिस ने तमाम तैयारियां की हुई थी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के सख्त नकल विरोधी कानून के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है जिसमें इसका नकल माफिया जो है कुख्यात हाकम सिंह और उसका एक साथी है पंकज गौड़, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए ये लोगों का क्या था कि ये लोग जो अभ्यर्थी थे उन लोगों से 12 से 15 लाख रुपए की डिमांड करते थे। ये पूर्व में भी जेल जा चुका है और दूसरी बार में इसको गिरफ्तार किया है। बिल्कुल। और मोहित, ऐसे में जो हाकम सिंह और पंकज गौड़ को जो गिरफ्तार किया गया है, क्या इनके जो कनेक्शंस हैं, जो संबंध हैं विभागों से भी है? क्योंकि कैसे, किस लिहाज से जो है, किस श्योरिटी के साथ 15 से 20 लाख रुपए सरकारी परीक्षा को पास करवाने के लिए मांगे जा रहे थे, इसकी क्या जांच हो रही है? एसएसपी और जो देहरादून एसएसपी और एसटीएफ के एसएसपी हैं बुल्लड़, उन्होंने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। इसके बारे में वो जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा था कि हम लोग इसके बारे में जांच कर रहे हैं, अभी पूछताछ जारी है उन लोगों से। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन कौन इसमें संलिप्त है, कौन कौन नहीं है। पिछली बार भी काफी नाम, कुछ सफेद पोशों के नाम इसमें आए थे राजनीतिक लोगों के, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी। दोबारा से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार भी ऐसे समय पे किया गया है जब यूके SSC की परीक्षा जारी है। ऐसे में एंटी चीटिंग जो कानून बनाया गया मोहित, अगर इस तरीके से मिली भगत से ही जो है सरकारी विभागों के अधिकारियों के साथ मिलकर इस तरीके से अगर ये चीटिंग चलती रहेगी तो इस तरह के कानून का क्या फायदा? क्योंकि बिना किसी मिली भगत के तो इतना बड़ा कदम उठाया जा नहीं सकता कि 15 से 20 लाख रुपए आप मांग रहे किसी छात्र से परीक्षा को पास करवाने के लिए। जी हाँ, देखिए अभी पिछली बार जो नकल माफिया गिरफ्तार हुआ था हाकम सिंह, इसके ऊपर तब कार्रवाई हुई थी। उसके तुरंत बाद ही मुख्यमंत्री धामी ने एक सख्त नकल विरोधी कानून उत्तराखंड के लिए बनाया था जिसमें नकल माफियाओं के ऊपर नकेल कसने का काम उसने किया था और ये पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी थी। देखिए कोई भी काम हो बिना विभाग की मिलीभगत के तो हो ही नहीं सकता है। उसके बारे में भी एसटीएफ जो एसएसपी हैं नवीन बुल्लर, उन्होंने
बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है कि इस बार किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, जिसके भी नाम सामने आएंगे उसके खिलाफ नकल विरोधी कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, ये वाकई बेहद ज्यादा शर्मनाक है कि नकल विरोधी कानून बनाने के बावजूद भी इस तरीके से जो है मामले लगातार सामने आ रहे। फिलहाल हालांकि देखने वाली बात होगी कि अब इस पर किस तरीके से क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका मोहित, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो वाकई क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार पिछले दिनों देख रहे थे कि उत्तराखंड में एसएससी परीक्षा लीक को लेकर कितना जो है मामला गरमाया था और उसके बाद जो है धामी सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए एंटी चीटिंग कानून बनाया, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि हालात जो है जस के तस बने हुए हैं, जहां पर अधिकारियों की मिली भगत के साथ जो है छात्रों के साथ इस तरीके से जो है लापरवाही की जा रही है। 15 से 20 लाख रुपए जो है वसूले जा रहे हैं परीक्षा को पास कराने के लिए। प्रकरण है, कौन लोग इसमें गिरफ्तार हुए? जैसा कि आप लोग विदित हैं कि कल स्नातक स्तरीय परीक्षा यूके SSSC द्वारा आयोजित की जा रही है और इसमें जो सख्त नकल अध्यादेश माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लाया गया था 2023 में, उसके बाद से सभी परीक्षाओं की शुचिता और उसकी निगरानी का टास्क STF को दिया गया था, साथ ही इंटेलिजेंस एजेंसीज को, और सभी जिला पुलिस को निर्देश जारी थे कि इसमें जो है कभी भी जब भी कोई परीक्षा ऐसी आयोजित होगी तो जो पूर्व में इस तरह से लोग परीक्षाओं की जो नकलों में शामिल रहे हैं, ऐसे गैंग शामिल रहे हैं या ऐसे छात्र जो कहीं ना कहीं इस परीक्षाओं में कहीं लिप्त रहे हों, उन पर निगरानी रखी जाए। तो उसके लिए जहां पर स्पेशल टीम जो साइबर कमांडो ट्रेनिंग वाले हैं वो भी निगरानी रखते हैं, साथ ही साथ STF की जो टीम रहती है और जो भी इनपुट प्राप्त होते हैं उस पर लगातार पुलिस निगरानी करके उसमें एक्शन करती है। अभी तक जो भी सूचना आई थी उसको सभी को हम वेरीफाई भी करते हैं। इसी प्रकरण है, कौन लोग इसमें गिरफ्तार हुए? जैसा कि आप लोग विदित हैं कि कल स्नातक स्तरीय परीक्षा यूके SSSC द्वारा आयोजित की जा रही है और इसमें जो सख्त वहीं देहरादून के घंटाघर से आज एक ऊर्जा और जोश से भरपूर तस्वीर सामने आई जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित नमो युवा रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यही नहीं, उन्होंने खुद युवाओं के साथ दौड़ में शामिल होकर उनका उत्साह भी बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि नमो युवा रन सिर्फ एक खेल आयोजन नहीं बल्कि युवाओं में स्वास्थ्य, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति की भावना को बढ़ाने का माध्यम है। इसके अलावा उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे फिट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा बनाकर जो है स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाएं और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से देश भर में सेवा और समर्पण की भावना को नई दिशा मिल रही है। सेवा पखवाड़ा इसी संकल्प का हिस्सा है जो कि समाज के हर वर्ग को जोड़ने का काम कर रहा है। सेवा पखवाड़ा के इस आयोजन ने न सिर्फ युवाओं को जोड़ा बल्कि ये भी दिखा दिया कि जन भागीदारी और नेतृत्व जब साथ चले तो हर कदम देश को फिट और फोकस बना सकता है। देहरादून की ये दौड़ अब राष्ट्र निर्माण की दिशा में बढ़ते कदमों की मिसाल बन चुकी है। सीएम धामी ने नमो युवा रन का शुभारंभ किया है, युवाओं के साथ दौड़कर उनका उत्साह बढ़ाया है। उत्तराखंड में वित्त विभाग ने राज्य में प्रमुख उपभोक्ता सामान और सेवाओं पर 22 सितंबर से लागू होने वाली GST की संशोधित दरें जारी कर दी हैं। ज्यादातर सेवाओं और वस्तुओं की GST दरों में कमी होने से त्योहारी सीजन से उपभोक्ताओं को जो है भारी राहत मिलेगी। वहीं इसको लेकर सचिव वित्त ने भी बताया कि GST परिषद की 56वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के क्रम में केंद्र सरकार की ओर से कर दर निर्धारण संबंधी कई अधिसूचनाएं जारी की गई। इन अधिसूचनाओं के जरिए कर की दरों में किया गया परिवर्तन 22 सितंबर से लागू किया जाएगा। वहीं इस परिवर्तन से कीमतों में कमी आने की उम्मीद जो है जताई जा रही है। इससे उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ेगी जिससे कि वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी और व्यापार व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार के अनुसार कर की दरों के सरलीकरण का सीधा लाभ आम जनता को प्राप्त होगा जिससे कि दीर्घकालिक रूप में अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पहले जो है उत्तराखंड वासियों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है जिसमें आपको बता दें कि उत्तराखंड में अब GST की नई दरें जो हैं वो जारी कर दी जाएंगी। GST की नई दरों को जारी करने के बाद महंगाई के कम होने के आसार जो हैं जताए जा रहे हैं। तो उत्तराखंड में जिस तरीके से उत्तराखंड की जनता महंगाई से परेशान दिखाई पड़ रही थी, लेकिन अब जो नई GST की दरें जारी की जाएंगी, लागू की जाएंगी, ऐसी उम्मीद है कि अब जो है त्योहार से पहले जनता को थोड़ी राहत मिलेगी जिसमें साफ तौर पर जो महंगाई प्रदेश में कम होगी। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड ब्यूरो मोहित मेरे साथ जुड़ गए। मोहित, जिस तरीके से अब नई GST की दरें जो हैं वो लागू कर दी जाएंगी, इससे कितना फायदा उत्तराखंड की जनता को मिलेगा? देखिए, देश भर में ही 22 सितंबर से GST का जो दूसरा स्लैब है उसमें जो बदलाव किए गए हैं वो 22 सितंबर से अब प्रदेश में भी लागू हो जाएगा और इसे
इसको लेकर के आम जनता भी काफी राहत महसूस करी है। होटल कारोबारी हैं, उन लोगों का भी कहना है कि वह भी इसमें काफी राहत महसूस करेंगे। देखिए, इसमें जो सरकार ने आम जनता को जो राहत दी है, जो 28% और 12% वाले जीएसटी स्लैब थे, उनको हटा दिया गया है और उन्हें अब 18% वाले जीएसटी स्लैब में शामिल किया गया। जैसे रोजमर्रा की कुछ चीजें होती हैं, उन चीजों पर भी 12 और 18% वाले जो स्लैब थे उसको हटा करके 5% वाली जीएसटी दर में उनको शामिल किया गया और इस फैसले का सीधा सीधा असर आम उपभोक्ताओं पे और कारोबारियों पे देखने को मिलेगा। उत्तराखंड के अंदर जो पर्यटन का जो एक बहुत बड़ा राजस्व सरकार को जाता है, उसमें होटल कारोबारी भी आते हैं। होटल कारोबारियों का भी इसमें काफी मुनाफा होता हुआ दिखेगा। बिल्कुल, वाकई काफी मुनाफा हालांकि होता हुआ दिखेगा, क्योंकि त्योहार भी अब नजदीक है। ऐसे में प्रदेश वासियों की बात की जाए, उत्तराखंड वासियों की बात की जाए, तो कितना खुश वो दिखाई पड़ रहे हैं, चेहरे पर किस तरह की चमक है, क्योंकि त्योहार नजदीक है। और ऐसे में अब जो ये बड़ा बदलाव किया गया जीएसटी की दरों में, क्या सच में उन्हें लग रहा है कि ये इफेक्टिव होने वाला है उनके लिए? जी हाँ, देखिए, रोजमर्रा की कई जरूरी चीजें ऐसी होती हैं जो पहले बहुत महंगी थी जीएसटी स्लैब की वजह से, लेकिन अब वो सस्ती मिलेगी। सरकार के इस फैसले से आमजन को तो राहत मिल ही रही है, साथ ही साथ व्यापार जगत को भी इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि आगे अब त्योहारी सीजन भी शुरू होने वाला है, जिससे आम आदमी की जेब पर भी काफी असर कम होगा। चलिए, जो छोटे व्यापारी हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका मोहित, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां पर पितृ अमावस्या के पावन अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने नारायणी शुला मंदिर में विधि विधान से तर्पण और पूजा पाठ किया है। इस दौरान पूरे मंदिर परिसर में श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। हरिद्वार की पवित्र भूमि पर पितृ अमावस्या के मौके पर धार्मिक आस्था का एक भव्य दृश्य भी देखने को मिला है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा नारायणी शुला मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूरे विधि विधान से अपने पितरों के मोक्ष के लिए पूजा अर्चना और तर्पण किया है। पूरे मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। पूजा के दौरान माहौल भक्तिभाव और आध्यात्मिक ऊर्जा से सरोबोर दिखा। वहीं मंदिर के पुजारियों ने वैदिक मंत्रों के साथ अनुष्ठान संपन्न कराया। असम के मुख्यमंत्री का ये धार्मिक प्रवास पितृ अमावस्या के महत्व को और भी ज्यादा उजागर करता है, जहां पर एक और वे अपने पितरों के लिए तर्पण कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर पूरे देशवासियों के कल्याण की भी कामना की गई। अमावस्या में मंदिर में आता हूँ, इस बार भी आया। पितृ पक्ष का जो पूजा होता है, मैं नारायण शिला मंदिर में हमेशा करने का कोशिश करता हूँ। आज आने का सौभाग्य मिला, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग को उधर ही जाना है। बाजपुर के उप जिला चिकित्सालय में एक ऐसा आयोजन हुआ जिसने न सिर्फ हजारों लोगों का इलाज जो है दिया है, बल्कि समाज सेवा की एक ऐसी तस्वीर पेश की जो कि लंबे समय तक लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर चल रहे सेवा पखवाड़ा के तहत यह शिविर एक मिसाल बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर चल रहे स्वास्थ्य सेवा पखवाड़ा के तहत बाजपुर उप जिला चिकित्सालय में जो है स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम का उद्घाटन दर्जा राज्य मंत्री मनजीत सिंह राजू और पूर्व मंत्री राजेश कुमार ने संयुक्त रूप से किया। इस स्वास्थ्य शिविर में करीब 2145 मरीजों ने अपनी जांच करवाई है। कई विशेषज्ञ डॉक्टरों ने मरीजों का परीक्षण किया और सभी को निःशुल्क दवाइयां दी गई। मरीजों को लंबी कतारों में राहत और सुलभ सेवा का अनुभव भी मिला है। वहीं मंत्री मनजीत सिंह राजू और पूर्व मंत्री राजेश कुमार ने अस्पताल का निरीक्षण भी किया, जहाँ पर एक शौचालय की स्थिति खराब मिली। इस पर मंत्री ने व्यक्तिगत खर्च से शौचालय दुरुस्त कराने की घोषणा की है। वहीं 7 दिव्यांगजनों को जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र की ओर से व्हीलचेयर भी प्रदान की गई, जिससे कि उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। आज जो कैंप है ये 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक लगातार लगने हैं। पूरे ब्लॉक में है, पूरे ब्लॉक में, पूरे जिले में है। 17 तारीख मोदी जी के बर्थडे से लेके और गांधी जी के बर्थडे तक। और ये स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत लग रहे हैं, जिसमें गर्भवती महिलाएं, ANC और जिनके हीमोग्लोबिन कम है, इनका सारी जांचें फ्री हैं। टीबी की जो है टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत पूरा कार्यक्रम चल रहा है। और आपका आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर जो सेवा पखवाड़ा काम चल रहा है, उसमें आज हमारे चिकित्सा जो बाजपुर का अस्पताल है उसमें मेरा आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैंने यहाँ निरीक्षण करा। बहुत सी अच्छी
फैसिलिटी यहाँ पे है, पहले से बहुत अधिक लोग आ भी रहे हैं इलाज के लिए। नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में संपूर्ण भारतवर्ष में सरकार के द्वारा सेवा पखवाड़ा के निमित्त जो है इन स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन हो रहा है। आप देख सकते हैं आज बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में स्वास्थ्य जो हमारा शिविर है वो चल रहा है और बाजपुर स्वास्थ्य केंद्र के अंदर बहुत सारे मरीज आए हैं। उसी के निमित्त यहाँ हमारे जो मंत्री जी हैं उनके साथ आज हमने अस्पताल का निरीक्षण भी किया है। पहले से व्यवस्थाएं बहुत बदली हैं, डॉक्टर्स भी हैं और मेरा मानना है कि पहले से कक्षों में और सारी व्यवस्थाएं पहले से बदली हैं। एक शौचालय का विषय था जो संज्ञान में आया है, उसका अभी तत्काल संज्ञान लिया गया है, वो समस्या का भी समाधान हो। अगली खबर डोईवाला से है, जहां पर शनिवार शाम लच्छीवाला फ्लाईओवर पर दौड़ती एम्बुलेंस में अचानक आग लग गई। इस एम्बुलेंस में पौड़ी श्रीनगर बेस हॉस्पिटल से दून अस्पताल जा रहे एक मरीज और ड्राइवर सवार थे। आग लगते ही मरीज को तुरंत एम्बुलेंस के पीछे चल रही दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया गया। दमकल विभागों की सूचना मिलने पर तुरंत मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया। एम्बुलेंस कुछ ही मिनटों में जलकर खाक हो गई, लेकिन गनीमत रही कि कोई जनहित नहीं हुई है। इस हादसे ने एम्बुलेंस की सुरक्षा मानकों को लेकर कई सवाल खड़े किए। पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अब हरिद्वार से बड़ी खबर है, जहां पर 21 सितंबर को प्रस्तावित यूकेएसएससी परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। जिले के 64 परीक्षा केंद्रों को 6 जोन और 12 सेक्टर में बांटकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि परीक्षा में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी या फिर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसएससी की परीक्षा जनपद हरिद्वार में करीब 64 केंद्रों में की जानी है। संडे को 11 बजे से 1 बजे के बीच ही परीक्षा होनी है। उससे पूर्व के जो पुलिस प्रबंधन है उसमें संपूर्ण जनपद को 6 जोन और 12 सेक्टरों में विभाजित किया गया है, जिसमें एडिशनल एसपी, सीओ और इंस्पेक्टर एसओ लेवल के अधिकारियों को लगाया गया है। प्रत्येक केंद्र में पुलिस सुरक्षा के व्यापक प्रबंधन किया गया है। इसमें हमारे एलआईयू के साथ साथ पुलिस की विभिन्न टीमें अपना अपना कार्य करेंगी। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को लेके भी अलग से स्क्वाड बनाए गए हैं, जिनको प्रॉपर्ली ब्रीफ किया जा चुका है। समस्त बल को ब्रीफिंग के बाद जो संबंधित मजिस्ट्रेट्स के साथ उनको कोऑर्डिनेट कराया गया है। मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है कि पुलिस प्रबंधन उचित स्तर पर किए गए हैं और ये जो परीक्षा है इसको सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए पूरी तरीके से संकल्पित है। हरिद्वार के कनकल थाना क्षेत्र में दहशत फैलाने वाले पिल्ला गैंग पर पुलिस ने करारा प्रहार किया है। जगजीतपुर इलाके में 15 सितंबर को फायरिंग की वारदात के बाद गैंग के लीडर भानु भारद्वाज को तमंचा और बाइक के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। अब इसी कड़ी में पुलिस ने गैंग के 3 और सदस्यों को दबोच लिया है। आपको बता दें कि 19 सितंबर को श्रीयंत्र पुल के पास पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अभिनव, अरुण उर्फ बोडा और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया। पुलिस को इनके पास से 2 तमंचे, जिंदा कारतूस, एक चाकू और एक पल्सर बाइक मिली। पूछताछ में आरोपियों ने जगजीतपुर में हुई फायरिंग में शामिल होने की बात भी कबूल की है। पुलिस अब गैंग पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी में है। पुलिस हरिद्वार की इस कार्रवाई में कनखल में दहशत जो है फैलने वाले पिल्ला गैंग की कमर तोड़ दी है। अवैध असलाहों के साथ पकड़े गए युवकों की गिरफ्तारी पर यह दिखाती है कि अपराध चाहे जितना भी संगठित हो, पुलिस की सतर्क निगरानी से बच नहीं सकता। अब देखना होगा कि गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई से क्या अपराधियों में डर पैदा होता है या फिर नहीं। थाना कनखल में 15 सितंबर के दिन में एक फायरिंग की घटना पुलिस के संज्ञान में आई थी, जिसमें एक गैंग का नाम सामने आया था, जिसे पिल्ला गैंग के नाम से भी संबोधित किया जा रहा है। इसमें 3-4 लड़कों के द्वारा मोटरसाइकिलों में सवार होकर फायरिंग की गई थी, जिससे एक भय का माहौल पैदा हुआ था। तत्काल पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए, अभियोग पंजीकृत करते हुए जितने भी इसके सदस्य हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ करते हुए इनकी अरेस्टिंग के प्रयास किए गए। अभी पुलिस के द्वारा 3 आरोपियों को पकड़ा गया है, जिनके द्वारा इसमें फायरिंग की गई थी। इसमें एक विधि विरुद्ध संरक्षण के में एक अपराधी है, बाकी अन्य लोग इसमें शामिल हैं। इसका जो सरगना है भानु, उसको भी पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है। इस प्रकार की घटना में जो भी लोग सम्मिलित रहे हैं या इस प्रकार की घटना को जो बढ़ावा दे रहे हैं, उसके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी और इसी के अनुरूप पुलिस लगातार कार्य कर रही है।
हरिद्वार से लव जिहाद से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें बहादुराबाद पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसने सोशल मीडिया पर अपना नाम बदलकर एक हिंदू युवती से नजदीकियां बढ़ाई और फिर शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत के महज 24 घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम इकबाल है, लेकिन उसने सोशल मीडिया पर खुद को सोनू बताकर एक हिंदू युवती से दोस्ती की, शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया और फिर दुष्कर्म का वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 50,000 रुपए की मांग करने लगा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंगलौर निवासी इकबाल को नगला इमरती बाईपास से धर दबोचा। ये मामला सिर्फ एक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि महिलाओं को गुमराह कर उनके जीवन से खेलने वालों के खिलाफ सख्त संदेश है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ऑपरेशन कालनेमी के तहत हरिद्वार पुलिस लगातार कार्य कर रही है। इसी कड़ी में आज एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए पहचान छुपाकर एक व्यक्ति जो सोनू नाम से पहचान छुपाकर कार्य कर रहा था और अपने फिर सोशल मीडिया अकाउंट्स के तहत एक लड़की को झांसे में लाके उसके द्वारा शादी का उसे झांसा दिया गया और उसके साथ अंतरंग संबंध बनाते हुए उसको एक ब्लैकमेलिंग की भी इसमें उसके द्वारा लगातार कोशिश की जा रही थी। और इस संबंध में जब युवती द्वारा पुलिस को कंप्लेंट दी गई थी, पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को पकड़ा। अभियुक्त का जो एक्चुअल नाम इकबाल पुत्र अखलाक है, जो सोनू नाम से पहचान से इस तरीके की घटना को कारित कर रहा था। तत्काल पुलिस ने विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए इसके खिलाफ न्यायिक अभिरक्षा में इसे भेजा गया है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने प्रशासनिक सर्जरी करते हुए राजस्व विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। जिले के 5 राजस्व निरीक्षकों का तबादला किया गया। ये कार्रवाई प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई। तबादलों की सूची के अनुसार अनिल गुप्ता और रमेश चंद्र को लक्सर, संजय कुमार को भगवानपुर, आदेश कुमार को रुड़की से हरिद्वार और ओम प्रकाश को भगवानपुर से रुड़की भेजा गया। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि संबंधित अधिकारी तुरंत कार्यभार ग्रहण करें। हरिद्वार में डीएम की सर्जरी से साफ संकेत मिलते हैं कि अब राजस्व विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। आने वाले दिनों में प्रशासन की कार्यप्रणाली और कितनी चुस्त और दुरुस्त होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। उत्तराखंड की हसीन वादियों में बसे मसूरी में हालिया आपदा के बाद अब राहत और पुनर्निर्माण का काम जो है तेजी से हो रहा है। मसूरी के एसडीएम राहुल आनंद ने प्रशासनिक टीम के साथ मकरेती गांव, भारी पानी क्षेत्र और मसूरी देहरादून रोड का दौरा किया और हालातों का जायजा लिया है। मकरेती गांव में आपदा से 400 मीटर की पेयजल पाइपलाइन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिससे कि लगभग 50,000 लोग जल संकट से जूझ रहे हैं। वहीं गढ़वाल जल संस्थान ने भरोसा दिलाया कि 24 घंटे के भीतर जल आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। वहीं राजपूत ट्रैक के पास जमीन दरकने से 8 परिवार खतरे की जद में आ गए, जिनके लिए प्रशासन ने जियोलॉजिकल टीम को मौके पर बुलाया। आपदा के बाद मसूरी में जिस तरीके से प्रशासनिक अमला सक्रिय हुआ है, उससे न सिर्फ लोगों को राहत मिली है, बल्कि भविष्य की सुरक्षा को लेकर भी कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि तय समय में ये काम कैसे पूरे होते हैं। यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है, स्पेशली जो मलबे ऊपर से आए हैं, घरों में चले गए, घरों को काफ़ी नुकसान हुआ है। जहाँ हम खड़े हैं आई थिंक इस पोर्शन में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। यहाँ पे पुश्ते बह गए हैं और नीचे घरों में भी नुकसान हुआ है। तो हमारा सबसे पहले प्राथमिकता ये कि उसको सही कराया जाए और इसको भविष्य में जो लॉन्ग टर्म है इसका एस्टिमेट्स बना के आरसीसी की जैसे लोगों की डिमांड है कि वही चल पाएगी। और मेरा भी पर्सनली मानना है कि इसी के बाद ही यहाँ पर मतलब लोगों को परमानेंटली राहत मिल पाएगी। जी बिल्कुल, यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है, स्पेशली जो मलबे ऊपर से आए हैं, घरों में चले गए, घरों को काफ़ी नुकसान हुआ है। जहाँ हम खड़े हैं आई थिंक इस पोर्शन में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। अगली खबर उत्तराखंड के हल्द्वानी से है, जहां पर यहां पर बुद्ध पार्क में भूमि अधिकार सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बागजाला समेत कई क्षेत्रों के लोगों ने प्रशासन पर जबरन उजाड़ने का आरोप लगाया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का ये कहना है कि वे सालों से उस जमीन पर काम कर रहे हैं, लेकिन अब प्रशासन की ओर से नोटिस देकर उन्हें घर खाली करने को कहा जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्हें मिलने वाली सरकारी योजनाओं के लाभ भी बंद कर दिए गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकारें चुनाव के समय तो वोट मांगती हैं, लेकिन जब अधिकार देने की बारी आती है तो यही लोग उजाड़े जाते हैं। हल्द्वानी में बागजाला समेत कई क्षेत्र के लोग अब अपने अस्तित्व और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रशासन की कार्रवाई को लेकर रोष साफ दिखाई पड़ रहा है और अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस गंभीर मुद्दे को वोट बैंक से आगे बढ़ाकर न्याय की दृष्टि से कब देखती है।
बागजाला का आंदोलन चल रहा है 33 दिन, आज 34वां दिन है। 33 दिन तक लोगों ने गांव में चलाया इस उम्मीद में कि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आएगा, कोई प्रतिनिधि आएगा, बात करेगा। लेकिन जब 33 दिन तक नहीं हुआ तो हल्द्वानी में लाने को मजबूर होना पड़ा है। पहले भी हम लोग यहाँ आए थे, चेतावनी हम लोगों ने दी थी, लेकिन उसके बाद भी सरकार की जू नहीं रहे। हम तो कह रहे हैं कि जिस तरह से दमोह डुंगा के लिए घोषणा की गई है, उसी तरह से बागजाला के लिए मालिकाना की घोषणा की जाए। कल हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला था मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने कहा हम विचार करेंगे। तो हम कह रहे हैं जो विचार करने और घोषणा करने की दूरी है उसको पाटने के लिए आंदोलन है। हमारा उग्र नहीं आंदोलन, लोकतांत्रिक आंदोलन है, और जब तक ये मालिकाना अधिकार नहीं मिलेगा हल्द्वानी में हम लोग आते रहेंगे। हम बाग जिले से आए हैं। हमारे बाग जिले में क्या कहते हैं, बाग जिले में नोटिस बढ़ गए थे पर के साल दिवाली के दिन, उससे पहले भी बढ़े, उसके दिवाली के दिन तो बढ़ गए थे, लक्ष्मी पूजा के दिन। तब से हम उत्तराखंड की खूबसूरत पर्यटन नगरी रानीखेत इन दिनों बुरी तरह से जर्जर सड़कों की मार चल रही है। रानीखेत अल्मोड़ा स्टेट हाईवे हो या फिर रामनगर रानीखेत हाईवे, जगह जगह पर बड़े बड़े गड्ढे हादसों को न्योता दे रहे हैं। रानीखेत बाजार से लेकर घिंघारी खाल तक सड़कें बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। बारिश का पानी इन गड्ढों में भर जाने से ये और भी ज्यादा खतरनाक हो गए, जिसको लेकर जो है स्थानीय लोगों ने अपनी परेशानी और आपत्ति जताई है। वहीं रुड़की से खबर है, जहां पर सैनिक कॉलोनी में जल निकासी की समस्या ने हंगामा मचा दिया। जल निकासी की समस्या से हंगामा मचा हुआ है। वहीं करीब 1 महीने से घर में जमा पानी के कारण परेशान लोग अब टूट गए हैं। पार्षद पति संदीप वर्मा ने मेयर अनीता अग्रवाल और नगर आयुक्त राकेश तिवारी के सामने अपनी नाकामी को लेकर गुस्सा जाहिर किया। इतना ही नहीं, गुस्से से उन्होंने अपनी टी-शर्ट तक उतार दी, जिससे कि माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। वहीं पार्षद पंकज सतीजा ने तुरंत हस्तक्षेप कर स्थिति को संभाला और मामले पर संज्ञान लेने की बात कही जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार, मैं रमेश ठाकुर। जल्द ही डेली 24 भारत पर होगा हाई अलर्ट।